सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग वुलेन ने अपनी बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करने के लिए साधना के जरिए आत्मा शक्ति और रक्त रेखा को संतुलित किया, जिससे समय से पहले ही उसके भीतर एक शक्तिशाली भंवर यानी सोल कोर की शुरुआत हो गई। इसी बीच द्वीप पर अचानक दुर्लभ लाइफ टाइड प्रकट हुआ, जिससे जीवन ऊर्जा कई गुना बढ़ गई और ये घटना सभी के लिए बेहद चौंकाने वाली बन गई। गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नोबल एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूल 6 के अलावा एक नया ओल्ड डेमन भी उनके साथ जुड़ गया था। इस डेमन का रूप काफी हास्यास्पद था। छोटी आंखें, बड़ी नाक, चौड़ा मुंह, बहुत लंबी ठोड़ी और झुकी हुई पीठ। अपने अजीब रूप के बावजूद बाकी 6 ओल्ड डेमन स्वाभाविक रूप से उसके सामने अधीनता में खड़े थे। बॉस, अचानक ये लाइफ टाइड क्यों प्रकट हो गई? ओल्ड डेमन स्कॉर्ज ने घबराए हुए स्वर में पूछा। बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मैं इस द्वीप पर विनाशकारी ऊर्जा को इतने समय से नियंत्रित कर रहा था और अचानक वो ऊर्जा कमजोर हो गई और उसके तुरंत बाद ये लाइफ टाइड प्रकट हो गई। ये लाइफ टाइड पहले जैसी भी नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में मैं इसे लगभग 10 साल पहले से महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि ये धीरे धीरे बनती है और फिर एक साथ फटती है। लेकिन ये लाइफ टाइड बिना किसी संकेत के आ गई। जाओ, उन बच्चों को मुक्त करो ताकि वे इस लाइफ टाइड का आशीर्वाद पा सकें। वे वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। मैं अभी जाता हूँ, ओल्ड डेमन नाइटमेयर तुरंत बोला। रुको, देखो ये लाइफ टाइड किस दिशा से आ रही है? मोटे बूढ़े आदमी ने अचानक कहा। ये उसके ट्री हाउस से आ रही है? ओल्ड डेमन स्कॉर्ज ने भी तुरंत समझ लिया। ये क्या हो रहा है? नए आए बूढ़े आदमी ने पूछा। ओल्ड डेमन डिजायर ने समझाया। वो तांग बूलिन है। वो 3 महीने से गहरी ध्यान अवस्था में है और ये लाइफ टाइड उसके स्थान से उत्पन्न होती दिख रही है, ना कि विनाश के टुकड़े के आसपास से। ये बहुत अजीब है। क्या ये हो सकता है कि उसकी गहरी साधना ने इस लाइफ टाइड को जन्म दिया? ये कैसे संभव है? ओल्ड डेमन हेट्रेड को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। सभी ओल्ड डेमन एक दूसरे की ओर देखने लगे और हर किसी के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। वे यहाँ 1000 साल से थे और इस डेमोनिक द्वीप के सभी नियमों को समझ चुके थे। जब भी कोई घटना इन नियमों के विपरीत होती तो उन्हें इस द्वीप के बारे में और अधिक समझ मिलती। हालांकि वे केवल आध्यात्मिक अस्तित्व थे, फिर भी वे इस स्थान के संरक्षक थे, इसलिए उनके लिए इसे समझना बेहद आवश्यक था। चलो, ओल्ड डेमन के नेता ने हाथ हिलाया और सभी 7 प्रकाश की चमक के साथ गायब हो गए। तांग बूलिन को बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था, इसका कोई अंदाजा नहीं था। वो केवल ये महसूस कर सकता था कि उसके आसपास की जीवन ऊर्जा लगातार बढ़ रही है और उसे एक विशाल कोकून की तरह घेर रही है। ये एक बहुत ही अद्भुत और अनोखा अनुभव था। अब वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, फिर भी उसने कभी इतना आरामदायक महसूस नहीं किया था। अनजाने में उसके शरीर के चारों ओर एक प्रकाश का घेरा प्रकट हो गया था। ये उसके सामान्य ब्लू सिल्वर एम्परर के सोल रिंग्स में से नहीं था और ना ही उसके गोल्डन ब्लड लाइन के सोल रिंग्स में से। ये एक हरे सुनहरे रंग का सोल रिंग था। ये सोल रिंग एक विचित्र प्रकाश से चमक रहा था। जब उसने इसे पहली बार प्राप्त किया था, तब वो अपनी सारी आत्मिक शक्ति डालने के बाद भी इसे सक्रिय नहीं कर पाया था। केवल एटलस डूलुओ युनमिंग की सहायता से ही वो इसे थोड़े समय के लिए सक्रिय कर पाया था। तांग वुलेन ने इस सोल स्किल का नाम सन ऑफ नेचर रखा था। इस समय वो हरा सुनहरा सोल रिंग पहले से अधिक चमक रहा था और उससे निकलने वाली प्रचुर जीवन ऊर्जा लाइफ टाइड की ऊर्जा के साथ एक हो रही थी। इस प्रक्रिया के दौरान पूरा डेमोनिक द्वीप हल्का सा कांप रहा था और दूर समुद्र में असंख्य समुद्री सोल बीस्ट पागलों की तरह द्वीप की ओर बढ़ने लगे। अधिक से अधिक सोल बीस्ट यहाँ की प्रचुर जीवन ऊर्जा को सोखने के लिए इकट्ठे होने लगे। तांग वुलेन की चेतना पूरी तरह से जीवन ऊर्जा में डूबी हुई थी और आश्चर्यजनक रूप से उसके मन के भीतर कुछ भ्रमपूर्ण दृश्य प्रकट होने लगे। उसने एक 9 रंगों वाली प्रकाश की गेंद देखी जो लगातार चमक रही थी। हर बार जब वो चमकती तो ऐसा लगता जैसे देखने वाले की आत्मा एक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। वो गेंद धीरे धीरे फैलने लगी और कई गुना बड़ी हो गई। साथ ही वो अधिक पारदर्शी होती गई, जैसे उसकी बाहरी परत पतली हो रही हो। तांग वुलेन उस गेंद के भीतर बादल, धुंध, पहाड़ और नदियां देख सकता था। ये एक अविश्वसनीय दृश्य था। तभी अचानक दूर से एक विशाल ग्रे ऊर्जा का विस्फोट उमड़ा। वो ऊर्जा इतनी विशाल थी कि उसने पूरे आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, यहाँ तक कि उस प्रकाश की गेंद को भी। 9 रंगी गेंद तेजी से चमकने लगी और हर चमक के साथ वो जोर से कांपने लगी। उसकी सतह पर दरारें पड़ने लगी, मानो वो इस ग्रे ऊर्जा के सामने टूटने वाली हो।
लेकिन तभी उसकी सतह बदली और दो नई प्रकाश गेंदें प्रकट हुईं, एक हरी और एक बैंगनी। दोनों मिलकर एक रहस्यमयी विसफेद प्रकाश बन गई, जिसने पूरी नौरंगी गेंद को घेर लिया। दरारें भर गईं और वो गेंद फिर से छोटी हो गई। ग्रे ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह आगे बढ़ा और वो नौरंगी गेंद कांपती हुई दूर बह गई। इस दृश्य को देखकर तांग वुलिन के हृदय में गहरी पीड़ा हुई। वो पूरी ताकत से चिल्लाना चाहता था और उस गेंद को पकड़ लेना चाहता था। अचानक 3 प्रकाश बिंदु उसके सामने उभरे। 2 बिंदु हरे और बैंगनी थे, लेकिन पहले से कमजोर। धीरे धीरे वे स्पष्ट हुए। उनके भीतर मानवीय आकृतियां थीं। बैंगनी आकृति पुरुष जैसी थी और हरी आकृति स्त्री जैसी। वे एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल रहे। अंत में एक टकराव के बाद बैंगनी आकृति टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। हरी आकृति ने शोक में चीख लगाई और वो भी बिखर गई। उसके हरे कण बैंगनी टुकड़ों से लिपट गए, जैसे बेलें। तीसरा प्रकाश बिंदु अब स्पष्ट हुआ। वो एक सुनहरी गेंद थी। उसे देखकर तांग वुलिन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके भीतर गहरा दुख भर गया। वो सुनहरी रोशनी अचानक फैल गई और अगले ही क्षण सब कुछ गायब हो गया। तांग वुलिन का शरीर और आत्मा कांपने लगे। बहुत देर बाद जाकर वो खुद को संभाल पाया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने अपने चारों ओर हरे और बैंगनी प्रकाश के छल्ले देखे, जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब अनुभूति थी। जब उसने भीतर झांका तो उसने देखा कि उसके सोल पावर वॉर्टेक्स के केंद्र में 2 छोटी प्रकाश बिंदु थे, एक हरा, एक बैंगनी। वे धीरे धीरे एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे। क्या वे जीवन और विनाश से आए थे? लेकिन वो उसके शरीर में क्यों थे? वो पहले से ही गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति और मिस्टीरियस हेवन मेथड को संभाल रहा था। क्या ये सब कम था? सबसे बड़ी बात, उसे नहीं पता कि ये वरदान है या अभिशाप। उसने सिर हिलाया और फिर आंखें खोलीं। अरे तुम! वो चौंक गया। सामने 7 जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। पहले के 6 ओल्ड डेमन के अलावा एक नया भी था, जो ठीक उसके सामने खड़ा था। एक साथ लाइफ टाइड और डिस्ट्रक्शन टाइड प्रकट हुई हैं, और तुमने दोनों को ट्रिगर किया है। आखिर तुमने किया क्या है? उस बूढ़े आदमी ने बेचैनी से पूछा। तांग वुलिन काफी उलझन में था। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस ध्यान कर रहा था, और उसके बाद क्या हुआ मुझे बिल्कुल नहीं पता। उसने सच सच कहा। उसे सच में नहीं पता था कि क्या हुआ था, और अभी जो उसने अनुभव किया था उसे बताने का उसका कोई इरादा नहीं था। अभी तुम क्या कर रहे थे? हमें विस्तार से बताओ, ओल्ड डेमन स्कॉज ने कहा। तांग वुलिन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। पहले मुझे और मेरे दोस्तों को छोड़ दो, फिर मैं सोचूंगा कि बताना है या नहीं। ये सुनकर सभी ओल्ड डेमन चौंक गए और मोटा बूढ़ा आदमी गुस्से से भर उठा। तुम पागल हो गए हो क्या, बदतमीज लड़के? तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं आता? तांग वुलिन हंस पड़ा। बड़ों का सम्मान? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम ओल्ड डेमन स्लॉथ हो, सही कहा? ये सुनकर सभी ओल्ड डेमन स्तब्ध रह गए और उसे ध्यान से देखने लगे। ओल्ड डेमन स्लॉथ ने अविश्वास से पूछा, तुम्हें ये कैसे पता? तांग वुलिन मुस्कुराया। मैंने अंदाजा लगाया था और लगता है मैं सही निकला। ये सब आपकी ही शिक्षा का परिणाम है कि मैं ये सब समझ पाया। अब मैं आपको समझाता हूँ। ओल्ड डेमन डिजायर की परीक्षा के बाद मैंने सबसे भयानक यातनाएं झेलनी थी। फिर आपने बताया कि आप कभी श्रेक के 7 राक्षस थे। मुझे पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक बात साफ हो गई कि आप 7 लोग हैं। आप में से 6 तो पहले ही ओल्ड डेमन बन चुके हैं, तो 7वां भी वैसा ही होगा। वो मोटे बूढ़े की ओर मुड़ा और बोला, 5 डेमन हमें यातना दे रहे थे और तुम 6ठे थे, लेकिन तुमने अपना नाम नहीं बताया। यहीं से मुझे शक हुआ। लेकिन तुम्हारी कहानी सच लग रही थी और मुझे लगा कि तुम हमें परख भी रहे हो और सिखा भी रहे हो। अगले कुछ महीनों में मेरा विश्वास और बढ़ गया, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैंने कभी अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। पहले 5 डेमन यातना में आनंद लेते थे। क्या 6ठा संत हो सकता है? मैं उलझन में था, क्योंकि तुम सबने मुझे बहुत अच्छा व्यवहार दिया था। लेकिन जब मैंने आंखें खोली और 7 को देखा, तब सब समझ आ गया। तुम सच में ओल्ड डेमन स्लॉथ हो। तुम मुझे लापरवाह और आलसी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तुमने मुझे ज्ञान दिया, आराम दिया, ताकि मेरी सारी थकान मुझे आलसी बना दे। तुम देखना चाहते थे कि क्या मैं ऐसी स्थिति में भी अपनी साधना जारी रखूंगा। सही कहा ना सीनियर स्लॉथ? ये सुनकर सभी ओल्ड डेमन के चेहरे पर अजीब भाव आ गए और स्लॉथ सबसे ज्यादा चौंका हुआ था। ये असंभव है। मैंने साफ महसूस किया था कि तुमने अपनी सतर्कता छोड़ दी थी। 1 साल की यातना के बाद कोई भी इतना स्थिर नहीं रह सकता। उसने विरोध किया। तांग वुलिन ने कंधे उचकाए।
आप सही हैं, मैं उस समय पूरी तरह शांत हो गया था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो मेरा मन टूट जाता। लेकिन मुझे कभी डर नहीं था कि मैं आलसी बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में एक चीज़ है जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। स्लॉथ चौंक गया। क्या? तांग वुलेन ने ओल्ड डेमन डिज़ायर की ओर देखा और कहा, सीनियर डिज़ायर को इसका जवाब पता है, वो है प्रेम। जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ उसकी रक्षा करने के लिए मुझे मजबूत बनना है, इसलिए मैं आराम कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तभी जब वो मेरी साधना में मदद करे। इसलिए मैंने ध्यान किया और लगता है मेरा अंदाज़ा सही था। आप सबने पिछले 1 साल में जो सिखाया उसके लिए धन्यवाद। अब बताइए अगली परीक्षा क्या है? वो नए डेमन की ओर मुस्कुराते हुए मुड़ा। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और ताली बजाने लगा। शानदार! अकेडमी ने सही लोगों पर भरोसा किया है। लगता है श्रेक अकेडमी को एक और अद्भुत प्रतिभा मिलने वाली है। मुझे बहुत खुशी है। मेरा नाम ग्रीड है। तुम मुझे ओल्ड डेमन ग्रीड कह सकते हो। ओल्ड डेमन ग्रीड। अब साफ हो गया कि सातों ओल्ड डेमन 7 घोर पापों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी परीक्षा क्या है? तांग वुलेन ने पूछा। ग्रीड मुस्कुराया। अब उसकी जरूरत नहीं, तुम पहले ही पास हो चुके हो। तुम्हारी सोच और बुद्धि अद्वितीय है। तुम्हारा प्रशिक्षण समाप्त हुआ। बधाई हो, तुम पिछले 500 सालों में सबसे श्रेष्ठ प्रशिक्षु हो। तांग वुलेन ने ये नहीं पूछा कि उससे बेहतर कौन था, वो ये सुनकर थोड़ा शांत हो गया। ग्रीड का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन तुम्हें बताना होगा कि ऐसा क्या हुआ जिससे लाइफ टाइड और डिस्ट्रक्शन टाइड एक साथ उत्पन्न हुए। ये पूरे द्वीप समूह को प्रभावित कर सकता है। तांग वुलेन ने आह भरी। माफ कीजिए, लेकिन आपके लिए शिक्षा का पहला सबक है, आसानी से किसी पर भरोसा मत करो, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। ये सुनकर सभी ओल्ड डेमन निरुत्तर हो गए। स्कॉज ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम हमें बता सको? तांग वुलेन बोला, जब मैं और मेरे दोस्त यहाँ से जाने वाले होंगे तब मैं सब बता दूंगा। सच कहूँ तो मुझे अभी भी नहीं पता कि ये सपना है या हकीकत। ओल्ड डेमन नाइटमेयर ने भौएं उठाई। जैसा कि उम्मीद थी, तुम समझ गए हो। अब मैं तुम्हें इस सपने से बाहर निकालता हूँ। उसने हाथ हिलाया और तांग वुलेन को चक्कर आने लगा। सब कुछ बदल गया। ट्री हाउस और सुंदर दृश्य गायब हो गए। जब उसने होश संभाला तो वो उसी घाटी में खड़ा था जहां वो 1 साल पहले बेहोश हुआ था। उसके दोस्त पास ही थे। कोई दौड़ रहा था, कोई ध्यान में बैठा था, हर कोई अलग अलग काम में व्यस्त था, जैसे किसी भ्रम में हो। क्या ये सब भ्रम में है? तांग वुलेन ने आश्चर्य से पूछा। ओल्ड डेमन नाइटमेयर ने रहस्यमयी तरीके से कहा, वास्तविकता क्या है और भ्रम क्या है? तांग वुलेन ने तुरंत अपने अंदर की स्थिति की जांच की और पाया कि उसकी सोल पावर अभी भी मौजूद थी, साथ ही वे हरे और बैंगनी प्रकाश के कण भी। उसने जो कुछ सीखा था वो भी उसके दिमाग में मजबूती से बैठ चुका था। वे भ्रम बेहद डरावने और वास्तविक थे, और संभव था कि वो उनमें 1 साल से भी ज्यादा समय तक फंसा रहा हो। उन भ्रमों के अंदर समय वास्तविक दुनिया की तुलना में 4 गुना धीमा चलता है, इसलिए तुम यहाँ 4 महीने से भी कम समय से हो। ओल्ड डेमन ग्रीड ने कहा, तुम्हारे दोस्त अभी अपने परीक्षण पूरे नहीं कर पाए हैं, इसलिए उन्हें और समय लगेगा। मैं तुम्हें बता दूं कि उनके परीक्षण को बीच में रोकना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उन्हें पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा और मानसिक रूप से खुद को फिर से बनाना होगा, खासकर इस लड़के को। ओल्ड डेमन नाइटमेयर ने युए झेंगयू की ओर इशारा करते हुए कहा। तांग वुलेन को तुरंत युए झेंगयू के भयानक अनुभव याद आ गए, और जब उसने 7 ओल्ड डेमन्स की ओर देखा तो आखिरकार उसने सच में उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले मुझे सच में नहीं पता कि मैंने ये लाइफ टाइड और डिस्ट्रक्शन टाइड कैसे सक्रिय किया। मेरी नज़र में ध्यान खत्म होने के बाद अचानक मुझे आसपास की जीवन ऊर्जा बहुत अधिक शक्तिशाली महसूस हुई, और उसके बाद मैंने कुछ अजीब दृश्य देखे। इसके बाद तांग वुलेन ने अपने अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया। बस उसने अपनी सोल पावर वॉर्टेक्स में दिखे 2 प्रकाश कणों का जिक्र नहीं किया। वो अभी भी सतर्क था, इसलिए वो सब कुछ उजागर नहीं करना चाहता था। साथ ही वो ये जानकारी इसलिए भी साझा कर रहा था ताकि वो ओल्ड डेमन्स की राय जान सके। वे इस द्वीप पर जीवन और विनाश ऊर्जा को सबसे अच्छे से समझते थे, इसलिए उनका विश्लेषण सबसे विश्वसनीय होता। तांग वुलेन की बात सुनकर 7 ओल्ड डेमन्स एक साथ गहरी सोच में पड़ गए। बैंगनी प्रकाश निश्चित रूप से विनाश है और हरा प्रकाश जीवन। इसका मतलब है कि तुमने संभवतः अपने ध्यान की अवस्था में जीवन की देवी और विनाश के देवता के प्रतिबिंब देखे। वे केवल एक ही स्थान की रक्षा करते हैं, डिवाइन रेल्म। शायद तुम्हारे देखे हुए दृश्य बताते हैं कि हम डिवाइन रेल्म से संपर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं एक रिपोर्ट तैयार करूंगा और तुम्हें इसे अकेडमी लौटकर सी गॉड्स पवेलियन के मास्टर को देना। ओल्ड डेमन ग्रीड ने गंभीर स्वर में कहा।
मैं खुशी से ऐसा करूंगा। टांग वुलिन ने तुरंत सहमति दी। ओल्ड डेमन ग्रीड ने आगे पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये सब कैसे सक्रिय किया। क्या उस समय तुम्हें कुछ और महसूस हुआ? और वो सुनहरा प्रकाश क्या था? टांग वुलिन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने वो सुनहरा प्रकाश देखा तो मेरी भावनाएं बहुत तीव्र हो गई और मुझे वैसा ही दुख महसूस हुआ जैसा तब हुआ था जब मेरे माता पिता ने मुझे छोड़कर चले गए थे। ओल्ड डेमन ग्रीड और भी उलझ गया। इस जानकारी के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है। तुम यहीं ध्यान करते रहो और देखो कि क्या तुम फिर से उस अवस्था में जा सकते हो। ठीक है, टांग वुलिन ने सहमति जताई। फिर उसने ओल्ड डेमन ग्लटनी से पूछा, जो खाना तुमने मुझे दिया था क्या वो असली था? क्या और है? नहीं, तुम्हें पता है तुमने कितना खा लिया? यहाँ जीवन ऊर्जा इतनी है कि तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है, ग्लटनी ने गुस्से में कहा और गायब हो गया। टांग वुलिन ने ओल्ड डेमन स्लोथ की ओर देखा जो अभी भी गुस्से से भरा था। उसने भी गुस्से में हाथ घुमाया और गायब हो गया। ओल्ड डेमन डिजायर हंस पड़ी। तुमने स्लोथ के आत्मसम्मान को बुरी तरह चोट पहुंचाई है। मुझे तुम्हारे दोस्तों पर तरस आ रहा है, वो अपनी भड़ास उन्हीं पर निकालेगा। ओल्ड डेमन ग्रीड ने कहा, उसे परखने की जरूरत नहीं, अगर मैं उसकी याददाश्त न मिटाऊं तो मेरा परीक्षण उस पर असर नहीं करेगा। टांग वुलिन मन ही मन हंस पड़ा। उसे बचपन से ही पैसे से लगाव था, इसलिए वो लालच में फंस सकता था। इस तरह ओल्ड डेमन्स चले गए और टांग वुलिन अपने दोस्तों के साथ रह गया जो अभी भी अपने अपने परीक्षण में लगे हुए थे। 1 महीना बीता, यानी वास्तविक दुनिया में 4 महीने। आखिरकार श्रेक के 7 राक्षस अपने परीक्षण पूरे करने लगे। सबसे पहले ये शिंगलान जागे, फिर युआन एन ये हुई, शू शिजी, शिए शिए और शू शियाओयान। केवल युए जेंग्यू ही अब तक नहीं जागा था। जब सबने उसके अनुभवों के बारे में सुना तो शू शियाओयान 2 दिन तक शर्म से लाल रही, लेकिन कोई हंसा नहीं। सभी उन परीक्षणों की भयावहता से डरे हुए थे। टांग वुलिन को महसूस हुआ कि उसके दोस्त बदल चुके हैं, वे पहले से ज्यादा परिपक्व और समझदार हो गए हैं। 7 दिन बाद युए झेंग्यू भी जाग गया। जैसे ही उसने आंखें खोली उसने शू शियाओयान को देखा और तुरंत रो पड़ा। मुझे माफ कर दो शियाओयान। शियाओयान ने उसे गले लगाया और कहा, सब ठीक है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। कुछ देर बाद वो शांत हुआ, लेकिन ओल्ड डेमन डिजायर के लिए उसके मन में गहरी नफरत थी। तभी 7 ओल्ड डेमन्स फिर प्रकट हुए। ग्रीड ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम यहाँ से जाओ। तुमने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा बाकी है। तुम्हें अपनी शक्ति से यहाँ से निकलना होगा। अब तुम वास्तविक दुनिया में हो, अगर मरे तो सच में मरोगे। नॉर्थ सी लीजन के सैनिक तुमसे नफरत करते हैं। अब जाओ, तुम कभी भी जा सकते हो। सभी ने ये सुनकर राहत की सांस ली। पूरे 2 साल बाद वे यहाँ से जाने वाले थे। वे इस जगह से पूरी तरह तंग आ चुके थे। टांग वुलिन ने ओल्ड डेमन्स की ओर देखा और उनकी आंखों में उदासी और अकेलेपन की झलक साफ दिखाई दी। सीनिया, क्या आपके लिए इस डेमोनिक आइलैंड से बाहर जाने का सच में कोई तरीका नहीं है? या फिर क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं या आपकी कोई इच्छा पूरी कर सकूं? ओल्ड डेमन ग्रीड ने सिर हिलाया और ओल्ड डेमन स्कॉर्ज मुस्कुराया। हम तुम्हारे इस भाव की सराहना करते हैं, लेकिन हम सिर्फ ऊर्जा के शरीर हैं। अगर हम यहाँ से बाहर गए तो जीवन और विनाश की ऊर्जा के बिना तुरंत समाप्त हो जाएंगे। हम यहाँ बहुत अकेले हैं, लेकिन हम सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं, तो ये पूरी तरह बुरा भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो कभी कभी हमें मिलने आ सकते हो, और हाँ, हम तुम्हें फिर से ट्रेनिंग देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। चलो कैप्टन, युए झेंग्यू कांपते हुए बोला और टांग वुलिन का हाथ खींचने लगा। टांग वुलिन के होंठ फड़क उठे। फिर उसने अचानक जोर से कहा, ध्यान दे, श्रेक के 7 राक्षस। सभी तुरंत उसके बगल में सीधे खड़े हो गए। टांग वुलिन ने गंभीर स्वर में कहा, झुको। आह! शेन शिंग हांफते हुए अपने बिस्तर पर बैठ गई। पिछले कुछ महीनों में वो न जाने कितनी बार ठंडे पसीने में जाग चुकी थी। उसके सपने हमेशा बेहद वास्तविक होते थे। वो सिर्फ सोल बॉन्ग वेयरहाउस की नियमित जांच कर रही होती, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता। उस आदमी का चेहरा अब भी उसकी यादों में साफ था। उसने उसे अगवा किया था, उसकी बहन को धमकाया था, फिर उसे स्काई ग्लाइड 17 विमान में ले गया और अंत में उसे सीट से बाहर फेंक दिया। हर बार उसके सपने का अंत चक्कर और भारहीनता की भावना के साथ होता। उसे अभी भी याद है कि पहली बार जब वो इस सपने से जागी थी तो डर के मारे उसने बिस्तर गीला कर दिया था। वो बेहद शर्मिंदा हुई थी। वो आदमी वास्तव में मौजूद था। उसे और उसके साथियों को कभी सेना ने पकड़ा था, लेकिन वे एक विमान चुराकर भाग निकले थे। लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वो उससे उस दिन से पहले कभी नहीं मिली थी जब उसे बंधक बनाया गया था। तो फिर उसे ये डरावने सपने क्यों आ रहे थे? और भी अजीब बात ये थी कि उसकी बहन को भी बिल्कुल वैसे ही सपने आ रहे थे। धत, मेरे सपनों से निकल जाओ। शेन शिंग ने गुस्से में बिस्तर पर मुक्के मारे और फिर सो नहीं पाई। वो उठी, अपनी सैन्य वर्दी पहनी और आईने के सामने खड़ी हो गई। ठीक से नींद न लेने के कारण उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे।
पहले वो दिन भर कड़ी ट्रेनिंग के बाद आसानी से सो जाती थी, लेकिन अब उसे सोना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने ध्यान में ज्यादा समय देना शुरू कर दिया था। उसने सोचा कि थोड़ी ताज़ी हवा ले आए, शायद इससे मन शांत हो जाए और फिर वो ध्यान कर सके। कम से कम ध्यान के दौरान उसे बुरे सपने नहीं आते थे। वो कमीना डेमोनिक आइलैंड चला गया है, उम्मीद है वो कभी वापस ना आए, नहीं तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शेनशिंग अपने कमरे से निकली और बेस में इधर उधर घूमने लगी। वो कोई उच्च अधिकारी नहीं थी, लेकिन उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी, इसलिए रास्ते में मिलने वाले सभी सैनिक उसे सलाम कर रहे थे। नॉर्थ सी लीजन बेस समुद्र के पास था, इसलिए रात की ठंडी हवा बहुत सुकून देने वाली थी। कुछ देर हवा में खड़े रहने के बाद उसका मन थोड़ा शांत हो गया। हाँ, मैं यहाँ कैसे आ गई? उसे पता ही नहीं चला और वो अपने सपनों वाले सोल बॉम्ब वेयरहाउस के पास पहुंच गई। उसने भौहें सिकोड़ी और वापस मुड़ने लगी, लेकिन फिर रुक गई। शायद यहाँ आना अच्छा विचार हो, शायद इससे उसे शांति मिले और उसके डर खत्म हो, वरना हर रात डर के साथ सोना बहुत मुश्किल था। ये सोचकर वो वेयरहाउस के अंदर चली गई। अपने हाई लेवल पहचान कार्ड से वो जल्दी ही लिफ्ट के जरिए नीचे पहुंच गई। गार्ड्स ने उसे सलाम किया। एडवाइजर शेन, इतनी रात में भी जांच कर रही हैं? मेजर ने मुस्कुराते हुए पूछा। शेन बेहद सुंदर थी, लेकिन वो उससे सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करता था। वो पूरे लीजन के लीडर की बहन थी। हाँ, बस देखने आई हूँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। कोई समस्या नहीं, गेट खोलो। वेयरहाउस खोलने के लिए 3 चाबियां और एक विशेष पासवर्ड चाहिए था। आंखों की स्कैनिंग के बाद गेट धीरे धीरे खुला। अंदर बहुत सारे सोल बॉम्ब रखे थे, जिनसे एक खतरनाक माहौल बन रहा था। अंदर आते ही शेनशिन को एक अजीब सा परिचित एहसास हुआ, जैसे वो यहाँ रोज आती हो। वो आगे बढ़ी और अचानक रुक गई। यहाँ 4-5वें स्तर के सोल बॉम्ब होने चाहिए थे, वे कहाँ गए? रिकॉर्ड लाओ। जैसे ही उसने कहा, उसे एहसास हुआ ये तो उसके सपने की बात थी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो मुड़ी और मेजर के चेहरे पर हैरानी देखी। ये असंभव है, वो यहाँ महीनों पहले आई थी। मैंने सवाल पूछा है, उसका स्वर कठोर हो गया। मेजर बोला, उन्हें फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया है, रिकॉर्ड लाने में समय लगेगा, अभी लाओ। जी। वो 2 कैप्टन बाहर जाने लगे। तीनों क्यों जा रहे हो? एक ही काफी है, उसने कहा। मेजर रुका, फिर अचानक मुड़ा। एक चमक हुई। शेनशिंग के शरीर में झटका लगा। वो तुरंत लकवाग्रस्त हो गई और गिर पड़ी। उसकी आंखें डर से फैल गईं। मेजर ने उसका कम्युनिकेटर छीन लिया। इस दौरान उसकी यूनिफॉर्म के बटन भी टूट गए। मेजर बोला, तुम्हें इतनी बातें कैसे याद हैं? मुझे भी नहीं पता कौन सा बॉम्ब कहाँ था। फिर बोला, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार को अगवा कर लिया गया है। मेरा बेटा उनके पास है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब हमें जाना होगा, तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। तुम जनरल की बहन हो, तुम्हारी कीमत है, उसने आदेश दिया। इसे उठाओ, जल्दी निकलना होगा। मेजर अब तक खुद को संभाल चुका था और उसने शेनशिंग को जमीन से खींचकर उठा लिया। उसी क्षण वो अचानक लड़खड़ा गया, मानो किसी चीज ने उसके पैर से टक्कर मार दी हो। उसने तुरंत शेनशिंग को अपने साथ खींचकर एक तरफ कर लिया। तभी उसकी आंखों के सामने जमीन से एक चौकोर धातु का ब्लॉक ऊपर उठने लगा। इसके तुरंत बाद उस खुली जगह से एक व्यक्ति बाहर निकला। सबसे पहले जो दिखाई दिया वो था सुनहरे रंग की चमकदार भुजाओं की एक जोड़ी, जो हीरे के आकार की स्केल से ढकी हुई थी। वो भारी धातु का ब्लॉक उसके हाथों में किसी हल्के खिलौने जैसा था, जिसे उसने आसानी से एक तरफ फेंक दिया। अगले ही पल वो पूरी तरह जमीन के नीचे से बाहर आ चुका था। सामान्य परिस्थितियों में मेजर तुरंत अलार्म बजा देता, लेकिन शेनशिंग ने अभी अभी उसका राज जान लिया था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता था। तुम कौन हो? मेजर चिल्लाया और उसकी बंदूक से एक पैरालिसिस लेजर उस सुनहरे व्यक्ति की ओर दागी गई। लेजर पूरी सटीकता से उस व्यक्ति पर लगी, लेकिन उसने अपनी चमकदार सुनहरी भुजाओं में से एक से खुद को बचा लिया। जहां लेजर लगी कि वहां हल्की सुनहरी रोशनी झलकी और उसने अपनी भुजा को देखते हुए कहा, थोड़ा सुन्न सा लग रहा है। इसके तुरंत बाद उसके शरीर से एक भयावह आभा फूट पड़ी। मेजर को ऐसा लगा जैसे वो किसी इंसान के नहीं, बल्कि किसी भयानक दैत्य के सामने खड़ा है। सिर्फ उसकी मौजूदगी ही उसके खून को जमाने के लिए काफी थी। जमीन के उस छेद से कई आकृतियां एक के बाद एक बाहर कूद कर आईं और अगले ही पल मेजर पूरी तरह बेहोश हो गया। टांग वुलिन ने जमीन पर पड़ी लकवाग्रस्त शेनशिंग को हैरानी से देखा। नाइटमेयर के भ्रगलोक में बहुत समय बीत चुका था, लेकिन उसने तुरंत उस सलाहकार को पहचान लिया जिसे वो पहले बंधक बना चुका था। क्या अजीब संयोग था कि वे फिर से यहाँ मिल रहे थे। वे अभी अभी डेवोनिक आइलैंड से निकले थे और उसी भूमिगत सुरंग से बेस में घुसे थे जिसे उसने पहले खोदा था। और सबसे पहले जिन लोगों से उसकी मुलाकात हुई उनमें ये पुरानी परिचित भी थी। डेमोनिक आइलैंड छोड़ने से पहले टांग वुलिन ने अपने दोस्तों के साथ कुछ विकल्पों पर चर्चा की थी और ये तय हुआ था कि सबसे अच्छा तरीका वही पुरानी सुरंग से बाहर निकलना होगा। ये सबसे कम जोखिम भरा तरीका था।
जैसे ही वो नॉर्थ सी लीजन के बेस में प्रवेश कर लेते, वहां से निकलना आसान हो जाता। इसके अलावा इस बार उनके पास एक अतिरिक्त फायदा भी था, उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं था। डेमोनिक आइलैंड पर अपनी साधना पूरी करने के बाद उन्हें अब देरी की चिंता नहीं थी। पहले उन्होंने सच में बेस से एक स्काई ग्लाइड 17 विमान चुराया था, लेकिन बाकी सब कुछ सिर्फ नाइटमेयर के भ्रम का हिस्सा था। ये अभी भी एक गंभीर अपराध था, लेकिन वे श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स थे, इसलिए सेना उनके खिलाफ कुछ खास नहीं कर सकती थी। ज्यादा से ज्यादा सेना अकेडमी को सूचित करती और उनसे मुआवजा मांगती। इसलिए अगर वे पकड़े भी जाते तो बस एक कहानी बनाकर अपनी सफाई देते और आखिरकार छोड़ दिए जाते। बस थोड़ा समय ज्यादा लगता, लेकिन उनकी प्रकृति ऐसी नहीं थी कि वे इतनी शर्मनाक स्थिति में अकेडमी लौटे। उन्होंने डेमोनिक आइलैंड पर जो कष्ट झेले थे, उन्हें बेकार नहीं जाने देना चाहते थे। हालांकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि बेस में घुसते ही उन्हें इतना अजीब दृश्य देखने को मिलेगा। टांग वुलिन ने जमीन के नीचे छिपकर बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया था, इसलिए वो ठीक समय पर बाहर आ सका। ये कहना गलत नहीं होगा कि शेनशिंग को देखकर टांग वुलिन को अजीब सा लगा। साथ ही ओल्ड डेमन नाइटमेयर के प्रति उसका सम्मान और भी बढ़ गया। वो केवल एक आत्मा था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वो पूरे बेस की स्थिति समझ सकता था। शेनशिंग अविश्वास से टांग वुलिन को घूर रही थी। जब उसका शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त था और उसने सुना कि मेजर उसे दुश्मनों को सौंपने वाला है, तो उसे लगा जैसे वो पागल हो जाएगी। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर उसे बंधक बनाया गया तो उसके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। उसने अपने सपनों में देखा था कि उसकी बहन उसे बचाने के लिए टांग वुलिन की शर्तें मान लेती है, और उसे यकीन था कि असलियत में भी ऐसा ही होगा। उसकी बहन भावनाओं में बहने वाली थी और परिवार के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगर उसकी बहन कोई बड़ा अपराध कर देती तो उनके पूरे परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए वो बंधक बनने से बेहतर मरना पसंद करती। हर लड़की के दिल में एक आदर्श नायक की छवि होती है, एक ऐसा योद्धा जो मुश्किल समय में आकर उसे बचाए। लेकिन शेनशिंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसे बचाने वाला वही व्यक्ति होगा जिसे वो रोज कोसती थी। लगता है तुम काफी मुसीबत में हो, टांग वुलिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शेनशिंग उसे घबराई हुई नजरों से देख रही थी। उसके मन में उसके लिए गुस्सा था, लेकिन वो जानती थी कि ये लोग कौन हैं। सब कुछ इतना अजीब और संयोग भरा था कि उसे लग रहा था शायद वो अभी भी सपना देख रही है। टांग वुलिन ने अपने साथियों की ओर मुड़कर कहा, इनके कपड़े उतार दो। कपड़े उतारो? शेनशिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वे लोग क्या करने वाले थे? अभी अभी जो डर कम हुआ था वो फिर से लौट आया। क्या वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस गई थी? टांग वुलिन, शिए और युए जेंग्यू ने मेजर और दोनों कैप्टनों को अलग ले जाकर उनके कपड़े उतार दिए। इधर युआन ने यू हुई और शू शियाओयान ने शेनशिंग के सामने खड़े होकर पर्दा बना लिया, जबकि ये शिंगलान ने उसके कपड़े उतार दिए। शेनशिंग पूरी तरह स्तब्ध रह गई। ये शिंगलान की कदकाठी उससे मिलती जुलती थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारकर शेनशिंग के कपड़े पहन लिए। चिंता मत करो, हम सिर्फ तुम्हारे कपड़े उधार ले रहे हैं, ये शिंगलान ने उसे आश्वासन देते हुए कहा। पैरालिसिस लेजर का असर ज्यादा देर नहीं रहेगा, लगभग 20 मिनट में तुम ठीक हो जाओगी। इसके बाद उसने अपने चेहरे को हल्के हल्के रगड़ना शुरू किया और शू शियाओयान ने उसके बालों को शेनशिंग की तरह सेट कर दिया। जब युआन ने यूहुई ने उसके सिर पर शेनशिंग की मिलिट्री कैप रखी तो शेनशिंग दंग रह गई। उसके सामने बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाली एक और वो थी, मानो आईने में खुद को देख रही हो। उधर सब हो गया? टांग वुलिन ने पूछा। हाँ, बस 3 और यूनिफॉर्म चाहिए, युआन ने यूहुई ने बताया। शेनशिंग ने उनकी ओर देखा और देखा कि मेजर और दोनों कैप्टन अब उनकी ओर आ रहे थे, अपने अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए। टांग वुलिन की आवाज़ मेजर के मुंह से सुनाई दी। पहली बार इसका इस्तेमाल करना सच में थोड़ा अजीब लग रहा है। हड्डियों की संरचना में बदलाव सबसे ज़्यादा अटपटा लगता है, लेकिन मैं जल्दी इसके साथ तालमेल बिठा लूंगा। शिए, जाओ कुछ लोगों को पकड़ कर लाओ। याद रखना, लिजी के लिए कोई थोड़ा मोटा भी ढूंढ लेना। ठीक है। शिए गोदाम से बाहर गया और बाहर पहरा दे रहे 3 सैनिकों को आदेश दिया, तुम और तुम मेरे साथ आओ, हम सोल बॉम्ब्स की गिनती करने जा रहे हैं। बाकी प्रक्रिया बहुत आसान थी। जल्द ही सलाहकार शेनशिंग, मेजर चेन, 2 कप्तान और 3 सैनिक गोदाम में खड़े थे, जबकि 7 एक जैसे लोग जमीन पर पड़े हुए थे। टांग वुलिन शेनशिंग के पास गया और उसके सामने झुककर बैठ गया। तुमने हमारे इतने सारे राज देख लिए हैं, क्या मुझे तुम्हें मार देना चाहिए ताकि तुम किसी को ये बातें बता ना सको? शेनशिंग की आंखें तेजी से इधर उधर घूमने लगी। वो न बोल सकती थी न हिल सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। टांग वुलिन हंस पड़ा। मजाक कर रहा हूँ, हम अब जा रहे हैं, शायद फिर कभी मुलाकात हो। वो मेजर कम से कम 1 दिन तक होश में नहीं आएगा, इसलिए तुम जब अपनी हरकत वापस पालो तो उसके साथ जो चाहो कर सकती हो। हमने नॉर्थ सी लीजन के लिए गद्दार को ख़त्म करने में मदद की है और मुझे लगता है कि ये उस विमान के बदले काफ़ी है जो हमने चुराया था। चलो।
ये कहकर तांग वुलिन खड़ा हुआ और ये शिंग लान की ओर सम्मानपूर्वक इशारा किया और सातों लोग जल्दी से गोदाम छोड़कर बाहर निकल गए। कुछ ही समय में ये शिंग लान में शेन शिंग के व्यवहार को पूरी तरह समझ लिया। वो सीना तानकर सिर ऊंचा रखकर चल रही थी और उसके चेहरे पर हल्की घमंड भरी अभिव्यक्ति थी। गोदाम से बाहर निकलने के बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, हालांकि पूरी तरह नहीं, क्योंकि उन्हें इसे ठीक से चलाना नहीं आता था। तांग वुलिन उसके साथ साथ चलता हुआ चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, कृपया नाराज मत होइए सलाहकार शेन, गोदाम के रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ियां हैं, लेकिन मैं उन्हें तुरंत ठीक करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहें, सब कुछ जल्द ही सही हो जाएगा। ये शिंगलान ठंडे स्वर में बोली, मैं इसकी रिपोर्ट ऊपर तक करूंगी और बेहतर होगा कि जांच दल आने से पहले तुम सारी गड़बड़ियां ठीक कर लो, वरना परिणाम तुम्हें पता ही है। जी, तांग वुलिन ने तुरंत सिर हिलाया। तब तक वो लिफ्ट तक पहुंच गए थे। अब आगे साथ आने की जरूरत नहीं है, ये शिंगलान ने जानबूझकर कहा। तांग वुलिन तुरंत बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें आपको सतह तक छोड़ना होगा। सलाहकार शेन, कृपया जनरल के सामने मेरी सिफारिश कर दीजिए। चारों ओर सैनिक मौजूद थे, लेकिन उनकी बातचीत और आवाज़ें पूरी तरह स्वाभाविक थीं। चारों राक्षसों ने उन्हें न सिर्फ भेष बदलना सिखाया था, बल्कि घुसपैठ करना, शरीर की बनावट बदलना, हाव भाव और आवाज़ तक बदलना सिखाया था। पर्याप्त सोल पावर होने पर यह सब आसान हो जाता था। हालांकि प्रशिक्षण काफ़ी दर्दनाक था, लेकिन पुराने राक्षसों द्वारा दी गई यातना के सामने कुछ भी नहीं था। डिंग, दरवाज़ा खुला। तांग वुलिन ने सम्मानपूर्वक इशारा किया और ये शिंगलान पहले अंदर गईं। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में दाखिल हो गए। दरवाजे बंद हुए और लिफ्ट ऊपर की ओर चल पड़ी। सफ़र के दौरान किसी ने कुछ नहीं कहा। लिफ्ट में निगरानी कैमरे लगे हुए थे और ज्यादा बात करना जोखिम भरा हो सकता था। जल्द ही वो सतह पर पहुंच गए। शेन शिंग के पहचान पत्र की मदद से वो आसानी से गोदाम से बाहर निकल गए। तांग वुलिन ने ये शिंगलान को इशारा किया और वो तुरंत सही दिशा पहचानकर एक अंधेरे कोने की ओर बढ़ गए। तांग वुलिन ने पास आती एक सैन्य गाड़ी की ओर इशारा किया, जो शायद अभी गश्त से लौटी थी। ये शिंगलान बोली, मैं संभालती हूँ, हम सब साथ चलेंगे। तांग वुलिन ने संकेत किया। वो सब उसके पीछे पीछे बाहर आए। उसने अपना बैज हटाया और आदेश दिया, गाड़ी रोको। उसके कंधों के निशान उसकी पहचान का सबसे बड़ा प्रमाण थे और शेन शिंग पूरे लीजन में अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध थी, इसलिए सैनिकों ने उसे तुरंत पहचान लिया। एक सेकंड लेफ्टिनेंट आगे बढ़ा और सलाम करते हुए बोला, सलाहकार शेन। ये शिंगलान ने गंभीर स्वर में कहा, हम एक आपात मिशन पर हैं और हमें बेस से बाहर जाना है, इसलिए हम अस्थायी रूप से तुम्हारी गाड़ी ले रहे हैं। जी, उसने बिना झिझक के जवाब दिया। अगर कोई और मेजर होता तो शायद वो सवाल करता, लेकिन ये जनरल शेन युए की बहन थी और लीजन की देवी, इसलिए उसने बिना सोचे मान लिया। सैनिक तुरंत गाड़ी से उतर गए। ये शिंगलान ने इशारा किया और सभी गाड़ी में बैठ गए। शिए ड्राइवर सीट पर, ये शिंगलान आगे और बाकी पीछे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और शिए ने तुरंत गाड़ी घुमाकर बेस के गेट की ओर दौड़ा दी। शेन शिंग धीरे धीरे होश में आई। उसने अलार्म बटन दबाया और पूरे बेस में सायरन बज उठा। उधर तांग वुलिन और उसके साथी पहले ही सैन्य वाहन में बैठकर शहर से दूर निकल चुके थे। कुछ दूरी पर पहुंचकर उन्होंने गाड़ी छोड़ दी और एक छोटे शहर के पास जंगल में उसे छिपा दिया। इसके बाद वो अपने असली रूप में लौट आए, नए कपड़े पहने और सोल ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ गए। वो अलग अलग टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर मिले। रात ठंडी थी और वहां कोई और नहीं था। तांग वुलिन हाथ जेब में डाले खड़ा था। शिए ने कहा, बॉस, अब लग रहा है जैसे हम फिर से जिंदा हो गए हैं। कहीं हम अभी भी उस डरावने भ्रम में तो नहीं है? तांग वुलिन हल्का मुस्कुराया। कौन जानता है, डेमोनिक आइलैंड पर मिली यातनाओं ने उनके मन पर गहरा असर डाला था, इतना कि वो अभी तक पूरी तरह उससे उबर नहीं पाए थे। शू लीजी ने कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि अकादमी के हमारे सारे शिक्षक और बैटल गॉड हॉल के सीनियर्स उसके सैन्य प्रशिक्षण का नाम सुनते ही इतना अजीब व्यवहार क्यों करते थे। मैं तो वहां कभी वापस नहीं जाना चाहता। वास्तव में जब वे वहां से निकले थे तो सभी लोग जितनी जल्दी हो सके समुद्र में कूद पड़े थे, ताकि उस डेमोनिक आइलैंड से जल्द दूर जा सके। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे उन पुराने डेमन्स पर थोड़ा तरस आता है, शू श्याओयान ने आह भरते हुए कहा। युए झेंग्यू के चेहरे पर ठंडी झलक उभरी। तुम्हें उन पर तरस आता है? हमारे लिए कौन तरस खाएगा? क्या हमने उनके हाथों कम यातना सही है? शांत हो जाओ झेंग्यू, तांग वुलिन ने समझाया। हमें सच में उनके हाथों भयानक यातनाएं सहनी पड़ी हैं, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि इन कुछ महीनों में हम सभी कई मायनों में काफ़ी बेहतर हुए हैं। हम सब बड़े हो गए हैं और जब हम वहाँ से निकले तो मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मैं अब बच्चा नहीं रहा, बल्कि सच में एक वयस्क बन गया हूँ। तुम सही कह रहे हो, हम सब बड़े हो गए हैं, युवा नैन येहुई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तांग वुलिन ने अचानक कहा, वैसे ओल्ड डेमन डिज़ायर की परीक्षा के दौरान उसने मुझे तुम सबके साथ जो हुआ वो दिखाया था। क्या तुम सब जानना चाहते हो कि किसने कैसी प्रतिक्रिया दी? सभी अचानक चुप हो गए और उनकी आंखें एक साथ फैल गईं। अगले ही पल सब एक साथ चिल्लाए, नहीं!
सोल ट्रेन आ पहुंची और उसकी हेडलाइट्स ने इस सुनसान छोटे स्टेशन को रोशनी से भर दिया। तांग बू लिन ने गहरी सांस ली, पिछली भयावह ट्रेन यात्राओं को याद किया और सबसे पहले ट्रेन में चढ़ गया। वो आखिरकार वापस जा रहे थे। वो भयानक सैन्य प्रशिक्षण अब अतीत की बात बन चुका था और अंत में उसने ये तय किया कि जो कुछ ओल्ड डेमन डिज़ायर ने उसे दिखाया था वो किसी को नहीं बताएगा। कुछ बातें अनकही ही बेहतर होती हैं। नॉर्थ सी लीजन बेस पर शेन युए अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट सुन रही थी और उसके चेहरे पर गहरा गुस्सा साफ झलक रहा था। न सिर्फ उनके नॉर्थ सी लीजन में एक गद्दार था, बल्कि वो बहुत महत्वपूर्ण पद पर भी था। लीजन की नेता होने के नाते उसे इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी अपनी छोटी बहन का लगभग अपहरण हो गया था। उसे हर हाल में इस मामले की जड़ तक पहुंचना था और सभी गद्दारों को खत्म करना था। मेरे आदेश जारी करो, तुरंत पूरी जांच शुरू की जाए। जांच के दौरान पूरा लीजन बेस लॉकडाउन में रहेगा। जी। मेजर चैन और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद जब गिनती की गई तो पता चला कि गोदाम से 200 से अधिक सोल बम गायब थे। इतने बम एक छोटे शहर को पूरी तरह तबाह करने के लिए काफ़ी थे। शेन शिंग ने चिंतित नज़र से अपने बहन को देखा। वो अब तक खुद भी पूरी तरह शांत नहीं हो पाई थी। अपने ऊपर इतना दबाव मत डालो दीदी। अब जब सब जा चुके थे तो शेन शिंग ने जनरल की जगह फिर से दीदी कहना शुरू कर दिया। शेन युए ने भौहें से कोड़ते हुए कहा, यह अब सिर्फ मेरे दबाव की बात नहीं है। हमारे लीजन में गद्दार घुस चुके हैं, तो बाकी लीजन का क्या? पूरे नॉर्थ ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का क्या? ये मामला बहुत गंभीर है, इसे छुपाया नहीं जा सकता। मुझे तुरंत उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करनी होगी। संभव है कि मुझे कड़ी सजा मिले, लेकिन मैं तुम्हें इस घटना की नायिका के रूप में पेश करूंगी। लेकिन दीदी, आपको क्या सजा मिलेगी? शेन शिंग ने घबराकर पूछा। कौन जानता है, जो होगा देखा जाएगा। शायद मुझे अपने पद से भी हटा दिया जाए। तुम्हें सम्मान मिलने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से दूर तैनात कर दूंगी। अब समय आ गया है कि तुम खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। शेन शिंग ने उदासी से सिर हिलाया। वो जानती थी कि उसकी बहन उसे बचाने के लिए ऐसा कर रही है। 2 बार ट्रेन बदलने के बाद तांग बू लिन और उसके दोस्त आखिरकार श्रेक सिटी जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। इस बार कोई हादसा नहीं हुआ। जब ट्रेन श्रेक सिटी पहुंची तो तांग बू लिन की आंखों में आंसू आ गए। एक सुरक्षित यात्रा कितनी सुखद होती है। ट्रेन से उतरकर उसने जोर से खिंचाव लिया। हम आखिरकार वापस आ गए। तुम लोग सीधे अकादमी जाओगे या पहले कुछ और करोगे? उसने पूछा। शिए बोला, मैं अभी अकादमी नहीं जाना चाहता, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, मैं घर जाऊंगा। युआनएन, तुम भी मेरे साथ चलो। युआनएन येहुई ने उसका कान पकड़ लिया। किसे बदसूरत कहा तुमने? मुझे, मैं खुद को कह रहा हूँ। तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर हो। शिए तुरंत बोला। युए झेंग्यू हंसते हुए बोला, शाओयान, क्या तुम मुझे भी अपने घर नहीं ले जाओगी? शाओयान हंसकर बोली, ठीक है, तुम भी हमारे साथ ईस्ट सी चलो। तांग बू लिन ने मुस्कुराकर कहा, और तुम लोग? ये शिंगलान बोली, हम अकादमी लौटेंगे, हमें अपनी ताकत को स्थिर करना है। ठीक है, तांग बू लिन ने कहा, 1 महीने बाद अकादमी में मिलते हैं, फिर साथ में ट्रेनिंग करेंगे। सबने सहमति जताई। युए झेंग्यू बोला, ग्रेजुएशन के बाद मैं तुम्हारे साथ सेना में शामिल होऊंगा। शाओयान हंसकर बोली, उसे बस यूनिफॉर्म अच्छी लगती है। युए झेंग्यू ने मजाक में कहा, हम तो पहले ही पति पत्नी बन चुके हैं। शाओयान शर्मा गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें घर नहीं ले जाऊंगी। ये शिंगलान ने मुस्कुराकर कहा, हमें टीम वर्क पर ध्यान देना चाहिए और सेना में जाना भी बुरा नहीं। नॉर्थ सी लीजन को देखकर समझ आया कि हमारी व्यक्तिगत ताकत कितनी छोटी है। इसीलिए मैं भी ग्रेजुएशन के बाद सेना में शामिल होना चाहती हूँ।